इस एल्बम में ऐसा क्या है कि तुम इसे अपने पास रखे रहते हो? विनोद ने अपने साथी सुरेश के हाथ में पोर्नोग्राफी का एल्बम देखकर कहा। टाइम पास करने और आंखें सेंकने के लिए क्या यह बुरा है? बार बार एक ही चेहरा और शरीर देखकर कब तक दिल भरता है? तब क्या करें? किसी गांव में नदी किनारे जाकर नहा रही महिलाओं का लाइव शो देखें, सुरेश ने कहा। लाइव शो कहकर विनोद खामोश हो गया। क्या हुआ? क्या कोई अम्मा याद आ गई? नहीं, अम्मा तो नहीं याद आई। मैं सोच यह रहा हूँ कि यहाँ दर्जनों लेडीज रोज आती हैं। क्या लाइव शो यहाँ नहीं हो सकता? अरे यहाँ लेडीज कपड़े खरीदने आती हैं या लाइव शो करने? दोपहर का वक्त था। इस बड़े शोरूम का स्टाफ खाना खाने गया हुआ था। विनोद और सुरेश इस बड़े शोरूम में सेल्समैन थे। इनकी सोच समझ बिगड़े युवाओं जैसी थी। खाली समय में आपस में भद्दे मजाक करना, अश्लील किताबें पढ़ना और ब्लू फिल्में व पोर्नोग्राफी का एल्बम रखना इनके शौक थे। लाइव शो शब्द सुरेश के दिमाग में घूम रहा था। रात को शोरूम बंद होने के बाद वह अपने दोस्त सिकंदर, जो तस्वीरों और शीशों की फिटिंग की दुकान चलाता था, के पास पहुंचा। ड्रिंक का दौर शुरू हुआ। फिर सुरेश ने उससे कहा, सिकंदर, कई कारों में काले शीशे होते हैं जिनके एक तरफ से ही दिखता है। क्या कोई ऐसा मिरर भी होता है जिसमें दोनों तरफ से दिखता हो? हाँ, होता है। उसे टू वे मिरर कहते हैं। क्या बात है? मैं फोटो का एल्बम देखते देखते बोर हो गया हूँ। अब लाइव शो देखने का इरादा है। सुरेश की बात सुनकर सिकंदर हंस पड़ा। अगले 2 दिनों के बाद सिकंदर शोरूम के ट्रायल रूम में लगे मिरर का माप ले आया। फिर 2 दिन बाद जब मैनेजर और अन्य स्टाफ खाना खाने गया हुआ था, वह साधारण मिरर हटाकर टू वे मिरर फिट कराया। एक प्लाईवुड से ढककर टू वे मिरर की सच्चाई भी छिपा दी। फिर यह सिलसिला चल पड़ा कि जब भी कोई खूबसूरत युवती ड्रेस ट्रायल या चेंज करने के लिए आती, विनोद या सुरेश चुपचाप ट्रायल रूम के साथ लगे स्टोर रूम में चले जाते और प्लाईवुड हटा न्यूड बॉडी का नजारा करते। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस लाइव शो को कैमरे में भी कैद कर लिया जाए? विनोद के इस सवाल पर सुरेश मुस्कुराया। अगले दिन उसके एक फोटोग्राफर मित्र ने एक कैमरा स्टोर रूम में फिट कर दिया। अब विनोद और सुरेश कभी लाइव शो देखते तो कभी फोटो भी खींच लेते। काफी दिन यह सिलसिला चलता रहा। गंदे दिमाग में घटिया विचार पनपते ही हैं, इसलिए विनोद और सुरेश यह सोचने लगे कि जिनकी फोटो खींचते हैं उनको ब्लैकमेल कर पैसा भी कमाया जा सकता है। उनके द्वारा बहुत से लोगों के फोटो खींचे गए थे, जिनमें से एक श्वेता भी थी। श्वेता एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर काम करती थी। उसके पति प्रशांत भी एक बड़ी कंपनी में मैनेजर थे, इसलिए घर में रुपए पैसे की आमद खूब थी। श्वेता द्वारा फैशन परिधान अक्सर खरीदे जाते थे और कुछ दिन इस्तेमाल होने के बाद रिटायर कर दिए जाते थे। कौन सा परिधान कब खरीदा और उसे कितना पहना था, श्वेता को कभी याद नहीं रहता था। आज वह जल्दी घर आ गई थी। अभी बैठी ही थी कि कॉल बेल बजी। दरवाजा खोला तो देखा सामने कुरियर कंपनी का डिलीवर बॉय था। श्वेता ने यंत्र चालित ढंग से साइन किया तो वह लड़का एक लिफाफा देकर चला गया। श्वेता ने लिफाफा खोला तो अंदर पोस्ट कार्ड साइज के 2 फोटो थे। उन्हें देखते ही वह जड़ हो गई। एक फोटोग्राफ में वह कपड़े उतार कर खड़ी थी तो दूसरे में झुकती हुई एक परिधान पहन रही थी। फोटो काफी नजदीक से खींचे गए थे, लेकिन कब खींचे थे, किसने खींचे थे पता नहीं चल रहा था। चेहरा तो उसी का था, यह तो स्पष्ट था, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं था कि किसी दूसरी युवती के शरीर पर उसका चेहरा चिपका दिया गया हो। तभी कॉल बेल बजी। उसने फुर्ती से लिफाफे में फोटो डालकर इधर उधर देखा। कहाँ छिपाए यह लिफाफा, वह सोच ही रही थी कि उसे अपना ब्रीफकेस याद आया। लिफाफा उसमें डाल उसने उसे सोफे के पीछे डाल दिया। फिर की होल से देखा तो बाहर उसके पति प्रशांत खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। दरवाजा खुलते ही अंदर आए और दरवाजा बंद करके पत्नी को बाहों में भर लिया। श्वेता डार्लिंग, क्या बात है, सो रही थी क्या? श्वेता बेहद मिलनसार और खुले स्वभाव की थी।
पति से बहुत प्यार करती थी और प्यार का भरपूर प्रतिकार देती थी, मगर आज खामोश थी। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना? जरा सिर भारी है, आप आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? कंपनी के टूर पर गया था, काम जल्दी निपट गया इसलिए सीधा घर आ गया। चाय पियोगी? तुम आराम करो, मैं किचन संभाल लूंगा। प्रशांत किचन में चला गया। तभी श्वेता का मोबाइल बज उठा। एक अनजान नंबर स्क्रीन पर उभरा। क्या पता उसी फोटो भेजने वाले का नंबर हो, सोचते हुए श्वेता ने मोबाइल का स्विच ऑफ कर दिया। तभी प्रशांत ट्रे में चाय और टोस्ट ले आए। श्वेता, यह सिर दर्द की गोली ले लो और टोस्ट खा लो, चाय भी पी लो, आज किचन का जिम्मा मेरा। ट्रे थमा प्रशांत किचन में चले गए। इतने प्यारे पति को बताऊं या न बताऊं, यह सोचते हुए श्वेता ने सिर दर्द की गोली बेड के नीचे डाल दी और टोस्ट चाय में भिगो कर खा लिया। फिर चाय पी और लेट गई। समस्या का क्या समाधान हो सकता है, यह सोचते सोचते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। आंखें खुली तो देखा पास ही लेटे प्रशांत पुस्तक में डूबे थे। कैसी तबीयत है? प्यार से माथे पर हाथ फिराते हुए प्रशांत ने पूछा। आई एम फाइन, मुस्कुराते हुए श्वेता ने कहा। खाना तैयार है। अच्छा, क्या क्या बनाया है? जो हमारी होम मिनिस्टर को पसंद है। हंसती हुई वह किचन में गई। कैसरोल में उसके पसंदीदा पनीर के परांठे थे और चिकन करी और मिक्स्ड सब्जी थी। सलाद भी कटा हुआ प्लेट में लगा था। प्रशांत नए जमाने के उन पतियों जैसे थे जो पत्नी पर रोब न जमा हर काम में हाथ बंटाते हैं। श्वेता का तनाव काफी कम हो चला था। अगले दिन सुबह वह किचन में थी कि प्रशांत तैयार होकर आ गए। श्वेता डार्लिंग, मुझे कंपनी के काम से हैदराबाद जाना है। 1 घंटे बाद की फ्लाइट है। शाम को थोड़ा लेट आऊंगा, कहते हुए प्रशांत बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद उसे मोबाइल फोन का ध्यान आया। वह लपक कर बेडरूम में गई और मोबाइल का स्विच ऑन किया। चंद क्षणों के बाद कल शाम वाला नंबर फिर स्क्रीन पर उभरा। सुनूं या न सुनूं सोचते हुए उसने मोबाइल को बजने दिया। थोड़ी देर बाद तो उसने फोटो निकाल कर देखे पर ड्रेस कौन सी थी स्पष्ट नहीं था। कैबिन भी जाना पहचाना नहीं था। ऐसी कैबिन लगभग हर शोरूम में होती है। यह ड्रेस कौन सी है यह समझ में आता तो पता चल जाता कि यह कब और कहां से खरीदी थी। तभी मोबाइल की घंटी फिर से बजी। वही नंबर फिर उभरा। उसने इस बार मोबाइल ऑन कर मोबाइल कान से लगा लिया मगर बोली कुछ नहीं। हेलो हेलो, दूसरी तरफ से कोई बोला लेकिन वह खामोश रही। जानबूझकर नहीं बोल रही, किसी ने किसी दूसरे से कहा। हमसे चालाकी महंगी पड़ेगी, हम ये फोटो इंटरनेट पर जारी कर देंगे, उनमें से कोई एक बोला। श्वेता ने ऑफ का बटन दबा दिया। थोड़ी देर बाद फिर मोबाइल की घंटी बजी। इस बार स्क्रीन पर वही बात मैसेज के रूप में उभरी जो फोन पर बोली गई थी। उसने फिर ऑफ का बटन दबा दिया। उसके बाद मोबाइल की घंटी कई बार बजी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। अब क्या करें? आज काम पर जाएं? मगर काम कैसे हो सकेगा? सोचते हुए उसने थोड़ी देर बाद कंपनी में फोन कर दिया। फिर उसने फोटो के लिफाफे को गौर से देखा तो जाना कि फोटो मलाड के एक फोटो स्टूडियो में बने थे। स्टूडियो के पते के नीचे 2 फोन नंबर भी थे। अपने मोबाइल से उसने दोनों नंबर पर फोन किया मगर दोनों के स्विच ऑफ थे। अब यह देखना था कि मलाड वाला पता भी असली है या नहीं। उसके लिए मलाड जाना पड़ेगा, उसने सोचा। उसने फोटो फिर ध्यान से देखे। ड्रेस कौन सी है यही पता चल जाए तब याद आ जाएगा कि ड्रेस कहां से खरीदी थी। फोटो के इनलार्ज प्रिंट द्वारा शायद पता लग सके कि ड्रेस कौन सी है। उसके घर में नई तकनीक का डिजिटल कैमरा था। उसने उससे हाथ में पकड़ी ड्रेस का नजदीक से एक फोटो खींचा। अब इसका बड़ा प्रिंट निकलवाना था। वह कार से मलाड के लिए चल दी। अभी तक उसने कई थ्रिलर और जासूसी नॉवल पढ़े थे, जासूसी फिल्में और सीरियल भी देखे थे,
मगर आज एक जासूस बनकर अश्लील फोटो खींचने वाले का पता लगाना था। पौन घंटे बाद वह मलाड में थी। जैसी उसको उम्मीद थी, लिफाफे पर लिखे पते वाला फोटो स्टूडियो कहीं नहीं था। कुरियर सर्विस से पता करना बेकार था। हजारों लिफाफे रोजाना बुक करने वाले को कहाँ याद होगा कि यह लिफाफा कौन बुक करवा गया था। अब क्या करें? सोचती हुई वह वापस अपनी कॉलोनी में पहुंची और एक परिचित फोटोग्राफर की दुकान में जाकर फोटो का डिजिटल प्रिंट निकालने के लिए कहा। जब प्रिंट तैयार हो रहा था, वह दुकान के सोफे पर बैठकर दुकान में रखी फ्रेमों में जड़ी तस्वीरें देख रही थी। तभी मोबाइल फिर बजा। वही नंबर था। सुनूं या न सुनूं सोचते हुए उसने रिसीविंग बटन पुश किया तो हेलो हेलो दूसरी तरफ से आवाज आई, पर वह खामोश रही। वह चालाकी कर रही है। हम इसके फोटो इंटरनेट पर जारी कर देते हैं और इसके ऑफिस में भेज देते हैं, तब इसको पता चलेगा। श्वेता ने आवाजें सुनकर पहचान लिया कि कल वाले ही थे। उसने फोन काट दिया और सोचने लगी कि इनके पास उसका मोबाइल नंबर तो है ही, यह भी जानते हैं कि कौन है और कहां काम करती है। इसका मतलब यही था कि वे या तो कोई परिचित हैं या किसी ने उसके पीछे लग उसका पता लगाया होगा और बाद में उसको फोटो भेज ब्लैकमेलिंग का इरादा बनाया होगा। फोटोग्राफर फोटो का बड़ा प्रिंट निकाल कर लाया तो वह पेमेंट कर प्रिंट लेकर घर चली आई। घर आकर आंखों पर जोर डालकर उसने फोटो देखा तो उसे समझ में आया कि वह फोटो मोंटे कार्लो के स्कर्ट टॉप का था। उसकी आंखों ने उन्हें पहचान लिया था। फिर वह याद करने लगी कि इनकी शॉपिंग कहाँ से की थी। दिमाग पर जोर देते देते उसे याद आ ही गया कि बड़ा नाम है उस शोरूम का, हाँ शायद पारसनाथ है जो जुहू के पास है। फिर उसे सब याद आ गया। अब उस शोरूम में जाकर उसके फोटो वगैरह भेजने का काम करने वालों का पता लगाना था। कैसे जाए? अकेली? मगर साथी हो भी तो कौन? कोई भी सहेली आजकल खाली नहीं थी। रिश्तेदार? न बाबा। उसने यही निश्चय किया कि अकेली ही जाएगी। कैसे जाए? इसी तरह। इससे तो अपराधी सावधान हो जाएंगे, तो क्या भेस बदल कर जाए। लेकिन क्या भेस बदले? तभी उसे प्यास लगी। पानी पीते रिमोट दबा उसने टीवी ऑन कर दिया। वही खिस्सा-पिटा सास बहू का रोने धोने वाला सीरियल आ रहा था। उसके मन में विचार आया कि अगर वह प्रौढ़ उम्र की सास के समान बन जाए तो। वह घाटकों पर पहुंची। वहां सिनेमा व टीवी कलाकारों को ड्रेस, कॉस्ट्यूम आदि किराए पर देने वाली कई दुकानें थीं। उसने एक दुकान से सफेद विग, पुराने जमाने की साड़ी और एक प्लेन शीशे वाला चश्मा लिया और पहना। इससे वह संभ्रांत परिवार की प्रौढ़ स्त्री लगने लगी। वह जब बाहर निकली और कार के शीशे में अपना रूप देखा तो मुस्करा पड़ी। वहां से जुहू पहुंच उसने कार एक पार्किंग में खड़ी की और उसी शोरूम में पहुंची। शोरूम 4 मंजिला था और दर्जनों कर्मचारी थे। अब पता नहीं किसकी हरकत थी। तभी उसे याद आया कि स्कर्ट टॉप सेकंड फ्लोर से खरीदा था। वह सेकंड फ्लोर पर पहुंची। वहां सब कुछ जाना पहचाना था। सेल्स काउंटर खाली था। 2 लड़के एक तरफ खड़े गपशप मार रहे थे। यस मैडम, उसके पास आते ही विनोद बोला। श्वेता ने उसकी आवाज को पहचान लिया। यही मोबाइल फोन पर बोलने वाला था। मुझे भारी कपड़े का लेडीज सूट चाहिए। सर्दी में हवा से सर्दी लगती है। सुरेश और विनोद मोटे कपड़े से बने कई सूट उठा लाए। एक सूट उठा उसने पूछा, यहाँ ट्रायल रूम कहाँ है? सुरेश ने एक तरफ इशारा किया तो पहले से देखे ट्रायल रूम की तरफ वह बढ़ गई। फिर कैबिन बंद कर नजर डाली कि यहाँ कैमरा कहाँ हो सकता था। शायद 2 वे मिरर के उस पार हो स्थान और अपराधियों का पता तो चल गया था। अब इनको रंगे हाथ पकड़ना था। फिर वह बिना कुछ ट्राई किए वह बाहर निकल आई। सॉरी, फिट नहीं आया। और देखिए। नहीं, अभी टाइम नहीं है। यह कहकर वह सूट काउंटर पर रख कर सधे कदमों से बाहर चली आई। घाटकों पर जाकर सब सामान वहां वापस किया, फिर घर चली आई। शाम को प्रशांत वापस आया। तबीयत कैसी है? ठीक है।
आज मैंने रेस्ट के लिए छुट्टी ले ली थी। अगले दिन वह ऑफिस गई। वहां सारा दिन काम में लगी रहने पर भी सोचती रही कि अपराधियों को कैसे पकड़े, पतिदेव को साथ ले। अगर अपराधी पकड़े जाते हैं तब क्या होगा, उनसे कैसे निपटेगी? पुलिस तब भी बुलानी पड़ेगी। तब क्या अभी से पुलिस से मिलकर कोई कारगर योजना बनाए? वह शाम तक उधेड़ बुन रही। फिर शाम को कार में बैठते बैठते इरादा बना लिया। उसके 100 नंबर पर रिंग करने पर तुरंत उत्तर मिला। एक लेडी बोली, फरमाइए क्या प्रॉब्लम है? एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे फोन पर नहीं बता सकती। तब आप पुलिस हेडक्वार्टर आ जाइए। वहां पहुंचकर आप मिस शुभ्रा सिन्हा, स्पेशल स्क्वाड पूछ लीजिएगा। श्वेता कभी पुलिस हेडक्वार्टर नहीं आई थी, मगर कभी न कभी पहल तो होनी ही थी। वह पुलिस हेडक्वार्टर पहुंची, फिर कार पार्क कर रिसेप्शन काउंटर पर पहुंची। स्पेशल स्क्वाड 4थी मंजिल पर था। श्वेता वहां पहुंची तो देखा कि शुभ्रा सिन्हा 2 सितारे लगी चुस्त शर्ट और पैंट पहने बैठी थी। वह लगभग श्वेता की ही उम्र की थी। दरवाजा बंद कर उसने गंभीरता से सारा मामला समझा। फिर प्रशंसात्मक नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, कमाल है, आपने मात्र 24 घंटे में पता लगा लिया कि बदमाश कौन है। अब आगे क्या स्ट्रेटेजी सोची है आपने? मैं वहां नया रूप धारण कर ड्रेस ट्रायल करूंगी। तब पुलिस धावा बोले और उनको रेड हैंडेड पकड़ ले। ठीक है। फिर कॉफी पीते पीते दोनों सहेलियों के समान योजना पर विचार करने लगी। कॉफी पीकर श्वेता वापस चली आई। अगले दिन सिविल ड्रेस में साधारण स्त्री की वेशभूषा में अन्य लेडी पुलिसकर्मियों के साथ ग्राहक बन शुभ्रा सिन्हा शोरूम देखाई। 3 दिन बाद श्वेता एक ब्यूटी पार्लर पहुंची। वहां नए किस्म का हेयर स्टाइल बनवा, चमकती कीमती शरारा ड्रेस पहने वह शोरूम में पहुंच गई। नया विंटर कलेक्शन देखना है? जरूर देखिए मैडम, कहकर सुरेश ने तरह तरह के परिधान काउंटर पर फैला दिए। तभी शुभ्रा सिन्हा भी काउंटर पर आकर फैले नए आए परिधान देखने लगी। एक शरारा और चोली को उठाते श्वेता ने कहा, इसका ट्रायल लेना है। ट्रायल रूम किधर है? सुरेश ने कैबिन की तरफ इशारा किया और विनोद की तरफ देखा। उसका आशय समझ विनोद काउंटर से निकल पिछवाड़े चला गया। कैबिन का दरवाजा बंद कर श्वेता ने ट्रायल के लिए लाया परिधान एक हैंगर पर टांग मिरर की तरफ देखा। फिर नीचे झुककर अपने सैंडल उतारने लगी। सैंडल उतार एक तरफ किए, फिर अपनी चोली के बटन खोलने का उपक्रम किया। स्टोर रूम में छिपे नजारा कर रहे विनोद ने मुस्कुराकर कैमरे का फोकस सामने कर क्लिक के बटन पर हाथ रखा। तभी श्वेता ने हाथ पीछे कर नीचे झुकाया और एक सैंडल उठाकर उससे तगड़ा वार शीशे पर किया। तड़ाक की आवाज के साथ शीशे के परखच्चे उड़ गए। सकपकाया सा सामने दिखता विनोद पीछे को हुआ। तभी शुभ्रा सिन्हा ने कैबिन का दरवाजा खोल हाथ में रिवॉल्वर लिए कैबिन में कदम रखा और रिवॉल्वर विनोद की तरफ करते रोबीली आवाज में कहा, हैंड्स अप। फिर चंद क्षणों में सारे शोरूम में खाकी वर्दी में दर्जनों पुलिसकर्मी, जिनमें लेडीज जेंट्स दोनों थे, फैल गए। कैमरे के साथ विनोद, फिर सुरेश और फिर सिलसिलेवार ढंग से सिकंदर व फोटोग्राफर सब पकड़े गए। दर्जनों न्यूड फिल्में भी मिली। सबको केस दर्ज कर जेल भेज दिया गया। मामले को पुलिस ने इस तरह हैंडल किया कि श्वेता और किसी अन्य स्त्री का नाम सामने नहीं आया। प्रशांत अपनी पत्नी द्वारा इस तरह की विशेष समस्या को अकेले सुलझा लेने से हैरान थे। प्यार से उन्होंने कहा, माय डियर, आप तो होम मिनिस्टर के साथ शार्लॉक होम्स भी हैं। श्वेता मंद मंद मुस्करा रही थी।